तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हिंदुस्तान की आरुषि की कहानी तो आप सब जानते हैं, मैं खुद कई बार सुना चुका हूँ। एक ही सवाल कि आरुषि को किसने मारा, क्या माँ बाप कातिल हैं? और इस एक सवाल की वजह से पूरा देश, उसकी नज़र इस केस पर रही। हालांकि आज तक जवाब नहीं मिल पाया। ये केस सुप्रीम कोर्ट में यूं ही पेंडिंग है और आरुषि और हेमराज का कातिल आज भी बचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की एक अधूरी आरुषि के कत्ल की कहानी अब भी जिंदा है। हालांकि इस पूरे मामले में कदम कदम पर जो पेचीदगियां थीं, जिस तरीके से पुलिस की तफ्तीश हुई, जिस तरीके से तमाम सवाल थे, रहस्य थे, उसने इस केस को एक नायाब केस बना दिया था। ये कहानी है ब्रिटिश और पाकिस्तानी मूल के एक शख्स इफ्तिखार अहमद की। 80s की बात है। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के गुजरात इलाके में रहा करते थे। करीब 20-22 साल की जब उम्र हुई तब तय हुआ कि चलो कारोबार के सिलसिले में इंग्लैंड चलते हैं। परिवार से माली हालत ठीक ठाक थी। इफ्तिखार अहमद इंग्लैंड पहुंच के वहाँ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। तो इंग्लैंड पहुंचने के बाद इफ्तिखार अहमद की मुलाकात एक लड़की से होती है जो डेनमार्क की रहने वाली थी। थोड़ी सी मुलाकात के बाद दोनों में प्यार होता और इफ्तिखार अहमद उस लड़की से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन्हें एक बेटा होता है। फिर कुछ वक्त के बाद वो पाकिस्तान अपने घर लौटते हैं किसी फैमिली फंक्शन के लिए। जब यहाँ आते हैं तो ये बात अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को बता देते हैं कि इंग्लैंड में उन्होंने एक शादी कर ली है। पाकिस्तान में उनके पेरेंट्स, माँ बाप, बाकी रिश्तेदार, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि तुमने अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे देश की लड़की से शादी की है। तो माँ बाप इस शादी को मानते नहीं। और चूँकि माँ बाप से बहुत सारी चीज़ें भी थीं, इफ्तिखार अहमद भी माँ बाप के दबाव में आते हैं और इफ्तिखार की शादी दोबारा पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी लड़की से कर दी जाती है जिसका नाम फरजाना है। अब इफ्तिखार की दूसरी शादी हो गई पाकिस्तान में। पहली बीवी इंग्लैंड में है। शादी के बाद अब वो अपनी बीवी के साथ इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहाँ जाकर डेनमार्क की अपनी पत्नी को, पहली पत्नी को सारी बात बता देते हैं। पहली पत्नी नाराज़ होती है और उन्हें डिवोर्स दे देती है। अब वो पहली पत्नी से अलग हो गए और अपनी दूसरी बीवी फरजाना के साथ इंग्लैंड में ही रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब यॉर्कशायर छोड़ दिया और वो वेलिंगटन, एक चेशायर में है, वहाँ जाकर रहने लगे। कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। कुछ वक्त बीता। 14 जुलाई 1986 को इफ्तिखार और फरजाना के घर एक बेटी पैदा हुई। इस बेटी का नाम उन्होंने शफीलिया रखा, शफीलिया अहमद। शफीलिया बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। धीरे धीरे शफीलिया बड़ी हुई। इस दौरान में इफ्तिखार और फरजाना को 2 और बच्चे हुए, 2 और बेटियां हुई। अब परिवार में कुल 5 लोग, इफ्तिखार और फरजाना की 3 बेटियां और दोनों माँ बाप। और ये अब वहीं रह रहे हैं चूँकि ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, बीच बीच में ये लोग पाकिस्तान आते। लेकिन इफ्तिखार के साथ जो हुआ था, जैसे उन्होंने शादी की, फिर पाकिस्तान लौटे। पाकिस्तान में कहा गया उनके माँ बाप ने कि नहीं, अपने कल्चर, अपनी रस्मों को देखो, वेस्टर्न कल्चर की तरफ मत भागो। ये बात अब उनके अंदर घुस गई थी। वही चीज़ अब वो अपने बेटियों से भी चाहते थे। धीरे धीरे वक्त बीता। अब शफीलिया की उम्र 17 साल हो गई। वह स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंच गई और उसने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। वो एक वकील बनना चाहती थी। साथ में वो पोएम भी लिखा करती थी। अब चूंकि वो बचपन से इंग्लैंड में ही पैदा हुई, वहीं परवरिश हुई, स्कूल कॉलेज, तो उसका रहन सहन, उसके ख्याल सारे मॉडर्न थे, सारे वेस्टर्न थे। और पाकिस्तान आना जाना उसे इतना पसंद नहीं था। जब उन्होंने शफीलिया के अंदर ये देखा इफ्तिखार ने, तो उन्हें लगा कि पता नहीं आगे क्या करेगी। तो एक रोज़ इफ्तिखार और फरजाना ने यह तय किया कि वो शफीलिया की शादी पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी लड़के से कर देंगे। पहले उन्होंने उससे बात की, शफीलिया ने मना कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने चुपचाप अपनी कोशिश जारी रखी। 18 जनवरी 2003 यही वो तारीख थी जब शफीलिया अपनी दोनों बहनों और माँ बाप के साथ पाकिस्तान पहुंची। इस बार उसकी पाकिस्तान आना मजबूरी थी शफीलिया की, और वो इसलिए कि उनके फैमिली में उसके एक कज़न की शादी थी।
और इस शादी को अटेंड करना ज़रूरी था। अब सफ़ीलिया पाकिस्तान पहुंचती है, लेकिन माँ बाप के दिमाग में कुछ और था। उनको ये था कि पाकिस्तान लाने के बाद एक पाकिस्तानी लड़के से इसकी शादी कर दी जाएगी, और उन्होंने वो लड़का देख भी रखा था, पर शफ़ीलिया इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ आने के बाद अचानक वो शफ़ीलिया को बताते हैं, शफ़ीलिया शादी से इनकार कर देती है। माँ बाप ज़िद करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, और फिर इसी कोशिश में एक रोज़ अचानक, ये बात है 27 मई 2003, 18 जनवरी 2003 को ये लोग पाकिस्तान गए थे और उसके बाद वहीं रहे। 27 मई 2003 को अचानक शफ़ीलिया पाकिस्तान के एक अस्पताल में एडमिट हो जाती है। वजह ये थी कि उसका पूरा गला जल रहा था, गले में बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। जब डॉक्टरों ने देखा तो घर वालों ने बताया कि घर में एक पानी का बोतल था, लेकिन किसी ने उस पानी के बोतल में फिनाइल डाल दिया था। रात को शफ़ीलिया नींद से उठी, उसे प्यास लगी और उसने उसी बोतल से वो पानी समझकर फिनाइल पी ली। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका गला ख़राब था। डॉक्टरों ने कहा कई महीने लगेंगे। उधर पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में बिजनेस भी था इफ्तिखार का। तो फिर आखिरकार कुछ वक्त के बाद इफ्तिखार अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ इंग्लैंड लौट जाते हैं और शफ़ीलिया पाकिस्तान में ही अस्पताल में एडमिट रहती है। पाकिस्तान में अब उसका इलाज चल रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद फिर मई जून के ही आखिर में शफ़ीलिया को उसके पिता कहते हैं कि अब पाकिस्तान के अस्पताल से बेहतर है कि इंग्लैंड के अस्पताल में उसको इलाज कराएं। अब वो थोड़ी सी बेहतर हो रही थी। तो आखिरकार शफ़ीलिया को 2003 में ही जून के महीने में इंग्लैंड बुला लिया जाता है। वो यहाँ से पहुँचती है, उसे सीधे एयरपोर्ट से एक एम्बुलेंस में एक अस्पताल में ले जाकर दाखिल कर दिया जाता है। अब इंग्लैंड के अस्पताल में शफ़ीलिया का इलाज चल रहा है। थोड़ा वक्त बीतता है, वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद अब वो कॉलेज ज्वाइन करती है, चूँकि काफ़ी वक्त लग गया था, कॉलेज की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन ज्वाइन करने के बाद अब धीरे धीरे सितंबर का महीना आ गया 2003। जून में पहुंची थी ये इंग्लैंड, जुलाई अगस्त तक ठीक हुई, कुछ दिन कॉलेज गई। फिर अचानक, अभी तक शफ़ीलिया को दुनिया में कोई नहीं जानता, इतनी ना पॉपुलर फिगर ना नाम, एक आम परिवार से लड़की जो पाकिस्तानी है, इंग्लैंड में रह रही है। 18 सितंबर 2003, 18 सितंबर 2003, यही वो तारीख़ थी जब जिस कॉलेज में शफ़ीलिया पढ़ा करती थी, वहाँ के एक टीचर उसे बहुत मानते थे कि ये बहुत ब्रिलियंट लड़की है। उसकी कविताओं को बड़ा ध्यान से सुनते थे और उन्हें पता था ये आगे कुछ करेगी। एक रोज़ अचानक उन्होंने महसूस किया 18 सितंबर 2003 को कि पिछले कई दिनों से शफ़ीलिया कॉलेज नहीं आ रही है। उन्होंने क्लास के बाकी बच्चों से पूछा कि शफ़ीलिया कॉलेज आ रही है या सिर्फ मेरे क्लास में नहीं आ रही है। सब ने कहा नहीं सर, लास्ट 1 वीक से वो हमें दिखाई नहीं दी है। अब उन्हें चिंता हुई, क्योंकि वो कभी कॉलेज एब्सेंट नहीं रहा करती थी बीमारी के अलावा। तो जब हर तरफ से उन्होंने कंफर्म कर लिया कि नहीं, वो 1 हफ्ते से नहीं आ रही और 1 हफ्ता बिना बताए हुए कॉलेज में नहीं आना, ये सीरियस था, तो वो टीचर ने फिर शफ़ीलिया के पेरेंट्स के नंबर और पता निकाला और फ़ोन किया और कहा कि शफ़ीलिया 18 सितंबर 2003 से कॉलेज नहीं आ रही, क्या वजह है। घर वाले बताते हैं कि हाँ, वो लास्ट 1 वीक से गायब है, घर पे भी नहीं है। तो टीचर कहता घर पे नहीं है तो फिर पुलिस क्या कर रही है, आपने रिपोर्ट लिखाई? वो कहते नहीं, हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। अब टीचर को बड़ा अजीब लगता है, 17 साल की एक लड़की 1 हफ्ते से गायब है और माँ बाप पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखा रहे। टीचर को कुछ गड़बड़ लगता है। वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारी एक स्टूडेंट है, उसका ये नाम है, उसका ये पता है, उसके पेरेंट्स का ये नंबर है और वो 1 वीक से नहीं आ रही है। और घर वाले कह रहे हैं कि वो पिछले 1 वीक से घर से गायब है और उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। अब पुलिस को भी ये बात बड़ी अजीब लगती है। पुलिस वाले घर पहुंचते हैं शफ़ीलिया के और पूछते हैं कि भाई शफ़ीलिया कहाँ है। तो घर वाले अब बताते हैं कि वो 11 सितंबर 2003, 18 सितंबर को टीचर ने नोटिस किया, लेकिन उससे भी 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, घर वाले कहते हैं 11 सितंबर 2003 को शफ़ीलिया आखिरी बार घर से निकली थी कॉलेज जाने के लिए, उसके बाद से लौटी नहीं है।
तो पुलिस ने कहा कि आपने कहीं मिसिंग रिपोर्ट लिखाई? घर वालों ने कहा नहीं, हमने नहीं लिखाई। पुलिस ने कहा ये अजीब बात है, आपने क्यों नहीं लिखाई? तो कहते हैं असल में इससे पहले भी 4-5 बार शफीलिया इसी तरह घर से गई और फिर 1, 2, 3 दिन के अंदर वापस आ गई। पुलिस वाले कहते हैं इस बात के सबूत? उन्होंने कहा कि जी हमने हमेशा पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। अब वो पेपर पर लिख कर देते हैं कि इससे पहले वो कब कब गायब हुई। अब पुलिस उसको लेकर पुलिस स्टेशन से चेक करती है, जिस पुलिस स्टेशन में या जिस जगह पर उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। जब पुलिस रिकॉर्ड खंगालती है तो पता चलता है कि माँ बाप सच कह रहे हैं। जब सिर्फ 12 साल की उम्र थी शफीलिया की, 10 मार्च 1998, तब वो पहली बार घर से गायब हुई थी। घर वालों ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखाई, पूरे दिन उसको ढूंढा गया, चूंकि 12 साल की उम्र थी सिर्फ। तो आखिरकार देर शाम वो एक पार्क के करीब बैठी हुई मिली। सेम डे मिल गई मिसिंग रिपोर्ट, लेकिन थी। ये पहली ही उन्होंने घर वालों ने बताई और ये मैच कर गया। उन्होंने कहा दूसरी बार 25 नवंबर 2002 को, 25 नवंबर 2002 को फिर शफीलिया गायब हो गई। अच्छा, जो उन्होंने कहा पहली बार जब गायब हुई थी 12 साल की उम्र में, तब वो अपनी छोटी बहन के साथ गायब हुई थी और दोनों पार्क के पास बैठी थी, लौट आई। उसके बाद 4 साल के बाद 1998 में पहली बार गायब हुई। 2002 में 25 नवंबर को फिर दोबारा गायब हुई और उसके बाद उन्होंने एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई और घर से कुछ दूर एक जगह पर वो फिर एक जगह बैठी मिली और उसको पुलिस वाले लेकर आ गए और वो घर पे है। इसके 1 साल के बाद 2003 में तीसरी बार 3 फरवरी 2003 को शफीलिया अपने एक दोस्त के साथ गायब हो गई। फिर लिखाई घर वालों ने रिपोर्ट। 2 दिन के बाद वो अपने दोस्त के साथ वापस घर लौट आई। चौथी बार 5 फरवरी 2003 को शफीलिया फिर गायब हुई, लेकिन इस बार गायब होने की बजाय वो सीधे पहुंच गई एक सेफ हाउस में जो अनाथ बच्चों के लिए, और सेफ हाउस में जाकर उसने एक कंप्लेंट दर्ज कराई अपने पेरेंट्स के खिलाफ। उसने कहा मेरे पेरेंट्स मुझे मारते पीटते हैं, मुझे कपड़ों पहनने पे टोकते हैं, मुझे पाकिस्तान में जाकर शादी करने के लिए कहते हैं और मैं पाकिस्तान में जाकर शादी करना नहीं चाहती हूँ, तो मेरा एक तरह से बहुत शोषण होता है घर पर। ये उसने रिपोर्ट लिखाई। जब रिपोर्ट लिखाई तो फिर जो सेफ हाउस है वहाँ के अलग नियम कानून, उन्होंने बुलाया शफीलिया के घर वालों को, माँ बाप को, और कहा ऐसा ऐसा वो कह रही है। फिर दोनों को बिठाया गया, उन्हें समझाया गया और आखिरकार मामला सुलट गया और शफीलिया अपने माँ बाप के साथ घर लौट आई। ये लास्ट टाइम था, चौथी बार जब वो निकली थी, 5 Feb 2003। 5 फरवरी 2003 को आखिरी बार गुमशुदगी के ठीक 13 दिन के बाद जब शफीलिया ने कंप्लेंट लिखाई थी जाकर उस सेफ हाउस में अनाथ बच्चों के, उसके ठीक 13 दिन बाद 18 फरवरी 2003 को इफ्तिखार अहमद अपनी पूरी फैमिली, बीवी और 3 बेटियों के साथ पाकिस्तान चले गए। अब ये इत्तेफाक था या क्या था, पर उन्होंने कहा था वही शादी थी और पाकिस्तान जाने के बाद वही फैमिली शादी अटेंड की और वही टाइम था जब शफीलिया पाकिस्तान में फिनाइल पीकर अस्पताल में एडमिट हुई थी। तो ये वही दौर था। अब जब पुलिस ने ये देखा कि वाकई फैमिली सही कह रही है, ये 4-5 बार पहले भी घर से गायब हुई है, तो ऐसे में अगर 1 हफ्ते से वो इस बार भी गायब है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई, तो शायद कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि लौट आएगी। बट पुलिस को ये भी लगा कि पहले हमेशा वो मैक्सिमम 2 दिन तक लौट आई, इस बार तो 7 दिन हो गया, इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। फिर भी कोई वजह नहीं बन रही थी शक करने की, इसलिए कि इतिहास बता रहा था, पुलिस की रिपोर्ट बता रही थी कि पेरेंट्स ने मिसिंग रिपोर्ट हर बार लिखाई है सिवाय इस बार के। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है मिसिंग, इस दौरान में कुछ हो नहीं रहा है। फिर पुलिस को ये लगा कि 4-5 बार पहले गायब हुई है तो कहीं ना कहीं फिर चली गई, ये लौट आओगी, इसलिए वहाँ की पुलिस भी थोड़ी सुस्त पड़ गई। उन्होंने ज़्यादा तफ्तीश की नहीं, लेकिन तब तक कुछ लोकल लोगों के ज़रिए और कॉलेज के उसके साथी और उस टीचर ने एक मुहिम चला रखी थी कि गायब है, पुलिस ढूंढ नहीं रही है। तो पुलिस पे प्रेशर पड़ा। फिर पुलिस ने जाकर कहा कि चलो उसको ढूंढने के लिए उसके कमरे की, घर की तलाशी लेते हैं, शायद उससे कोई क्लू मिले। तब शफीलिया के घर पहुंचकर पुलिस ने तलाशी ली उसके कमरे की। उसके कमरे से कुछ डायरियाँ मिली और उसमें बहुत सारी उसने कविताएं लिख रखी थी।
वो कविताएं बड़ी इमोशनल, बड़ी मार्मिक थी। सारी कविताएं कुल मिलाकर ये थी कि मैं जीना चाहती हूँ, अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, अपनी सोच के साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में ये कल्चर, ईस्ट वेस्ट, बाकी चीज़ें क्यों आ जाती है, माँ बाप हमें आज़ादी से क्यों नहीं जीने देना चाहते, ये सारी बातें उसने कविता और नज़्म की शक्ल में लिख डाली। अब इत्तेफाक से ये चीज़ें लोकल मीडिया के हाथ में लग गई, न्यूज़पेपर के, चैनल के, उन्होंने इसको चला दिया। जब चलाया तो लोग बड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि वो पोइट्री, वो कविता बहुत दिल को छूने वाली थी। अब एक मुहिम शुरू हो गई कि शफीलिया को ढूंढो। अब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि भाई ढूंढना है, लेकिन वो मिली नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। इत्तेफाक से करीब 15-20 दिन बाद, सितंबर 2003 की बात है, उसके आखिर के महीने में, मतलब सितंबर के एंड में, उसी शफीलिया के घर के आसपास के एक सीसीटीवी कैमरे से एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में एक लड़की जा रही है। उस तस्वीर को पुलिस लेकर पहुंचती है शफीलिया के घर और पूछती है कि क्या ये शफीलिया है। घर वाले देखते हैं और कहते हैं हाँ, ये हमारी बेटी शफीलिया है। पुलिस चैन की सांस लेती है कि चलो, कम से कम वो जिंदा है। अब इसके बाद पुलिस अपनी तरफ से बयान जारी करती है, लोकल मीडिया और सबको, कि भाई शफीलिया की तस्वीर मिली है, सीसीटीवी में एक जगह कैद हुई है और वो जिंदा है, सेफ है। इसका मतलब अपनी मर्जी से कहीं गायब हुई। अब जब चैनल पर और अखबारों में वो सीसीटीवी की तस्वीर छपती है शफीलिया की, तो वो बाकी लोग भी देखते हैं, शफीलिया के दोस्त, रिश्तेदार, और शफीलिया का वो टीचर भी देखता है कॉलेज का। जब वो देखता है तो वो पुलिस के पास पहुंच जाता है। वो टीचर कहता सर ये शफीलिया नहीं है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, मैंने उसको करीब से देखा है और ये कहीं से शफीलिया नहीं है। शफीलिया के कुछ दोस्तों से उसी कॉलेज में पूछा जाता है, उस ग्रैब को दिखाकर सीसीटीवी, वो सब भी मना कर देते हैं कि ये शफीलिया नहीं। अब पुलिस कंफ्यूज कि जिनकी ये औलाद है, जिनकी ये बेटी है, वो माँ बाप तो कह रहे हैं कि ये शफीलिया है, लेकिन टीचर और उसके दोस्त मना कर रहे हैं। तो माँ बाप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब यहाँ से पुलिस को थोड़ा शक होता है, लेकिन सबूत तो कुछ है नहीं, क्या करें। तभी पुलिस एक खेल खेलती है। पुलिस कहती है कि चलो सबूत तो कुछ मिल नहीं रहा, चोरी छुपे कुछ काम करते हैं। पुलिस पूछताछ तफ्तीश के लिए या सुराग ढूंढने के लिए अक्सर घर में पेरेंट्स को दिलासा देने के लिए तो पहुंचती रहती थी। तो एक रोज़ ऐसे ही मौका देखकर पुलिस वालों ने शफीलिया के घर पे, यानी कि उसके पिता इफ्तिखार और माँ फरजाना, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया उस घर के अंदर, ताकि वो लोग, जैसे हिडन कैमरा होता है वैसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है कि घर के अंदर ये जो भी बात करेंगे वो सुनाई देगा। तो वो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी। अब दूर बैठे पुलिस उनकी बातचीत को सुन सकती थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने के बाद अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। फालतू इधर उधर की बातें खूब सुनी। फिर एक रोज़ अचानक उन्होंने एक बात सुनी। इफ्तिखार अहमद और फरजाना बात कर रहे हैं। इफ्तिखार अपनी बीवी फरजाना से कह रहा है कि ब्रिटेन का कानून ऐसा है कि अगर यहाँ आप 40 लोगों को भी मार दो, कत्ल कर दो, तो यहाँ का कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि आपके ख़िलाफ़ कोई पुख्ता सबूत ना हो। एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में ऐसा होता है, शक के बिना पर उठा के अंदर कर देते हैं, यहाँ ह्यूमन राइट्स बहुत है। तो अगर 40 लोगों का भी कत्ल करते हो और सबूत नहीं है तो आपका यहाँ का कानून कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप आज़ाद रहोगे। ये पहली लाइन सुनी। पुलिस के कान खड़े हुए कि ये क्या बोल रहा है। अब उन्हें पता नहीं है कि यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ है। फिर एक रोज़ उन्होंने एक दूसरी बातचीत सुनी। इफ्तिखार अपनी बीवी फरजाना से कह रहा है कि कहीं अगर पुलिस ने हमारी कार को चेक किया और उसमें से कुछ नमूने उठाए तो क्या डीएनए टेस्ट के ज़रिए हमारा राज बाहर आ सकता है। अब ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। लेकिन फिर कानून भी है कि आपको कार की तलाशी लेनी है, उसके लिए परमिशन, बाकी चीज़ें। बट इन दो लाइनों ने पुलिस को एक क्लू दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उन्होंने शफीलिया के साथ इसी के माँ बाप ने कुछ किया है। लिहाजा सिर्फ शक के बिना पर पुलिस ने 18 दिसंबर 2003, यही वो तारीख थी जब शफीलिया के माँ बाप इफ्तिखार अहमद और फरजाना को अरेस्ट कर लिया, शक के बिना पर, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस के आधार पर। साथ में इनके करीबी 4-5 और रिश्तेदार थे, उनको भी उठा लिया। अब इनसे पूछताछ शुरू हुई। वो सब डिनाई करते रहे
कह रहे हम तो खुद परेशान हैं अपनी बेटी को लेकर, रोना वोना सब शुरू हो गया। पुलिस को लगा कि अगर ज़्यादा कुछ होगा तो फिर मीडिया और ऊपर की कोर्ट हम पे ही बरस पड़ेगी। तमाम पूछताछ करके तमाम कोशिश कर ली पुलिस ने, कोई सबूत मिला नहीं और आखिर में मजबूरन पुलिस को इन सबको रिहा करना पड़ा। अब सब रिहा हो गए और चले गए घर अपने अपने। इधर शफीलिया का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। साल बीत गया। 2003 में वो गायब हुई थी, 11 सितंबर 2003। अब आ गया 2004। 2004 अक्टूबर का महीना था। एक रोज़ अचानक शफीलिया के घर से काफ़ी दूर एक नदी थी, कैंट नदी। उस नदी में बाढ़ आया था उस वक्त। तो बाढ़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहकर किनारे तक आ गई थी। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी उस कैंट नदी के किनारे, उन्होंने देखा कि किनारे पर कुछ चीज़ पड़ी है। पास में गए तो देखा कि एक लाश है और लाश बुरी तरह से सड़ी गली है, फूली हुई है, शायद पानी में थी। तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, चेक किया तो पता चला कि एक लड़की की लाश है। लेकिन इफ्तिखार अहमद यानी शकीलिया के घर और इस जगह जहाँ से लाश मिली बहुत दूरी पर थी। तो पहले पुलिस को लगा कि पहले तो ये पता किया जाए लाश किसकी है। अब उस दौरान में ये भी था कि शफीलिया का केस हर जगह सुर्खियों में था। तो पुलिस ने सोचा कि कहीं शफीलिया तो नहीं हो सकती। लाश को उन्होंने उठाकर मॉर्चरी भेज दिया और इसके बाद शफीलिया के माँ बाप से कहा कि आप अपना ब्लड सैंपल दें ताकि उस लाश के साथ हम मैच कर सके डीएनए के ज़रिए कि यह लाश कहीं शफीलिया की तो नहीं है। माँ बाप ने बिना विरोध के अपना सैंपल दे दिया। इसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ और शॉकिंग बात यह थी कि लाश शफीलिया की ही निकली। साल भर के बाद पहली बार ये पता चला कि जिसे तमाम पुलिस वाले ढूंढ रहे थे वो शफीलिया तो मर चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत का टाइमिंग बताई गई थी वही साल भर पुरानी लाश के बारे में बात थी। यानी जब वो सितंबर 2003 में गायब हुई थी तब की बात है। तो पाकिस्तान की इस अधूरी आरुषि के साथ हिंदुस्तान की भी एक आरुषि है जिसका केस अब भी अनसुलझा है, क्योंकि कातिल कौन है नहीं मालूम। कुकू एफएम के ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर आप आरुषि तलवार द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस सुन सकते हैं और साथ ही सुन सकते हैं चाइल्ड किलर्स, कोल्हापुर की वो सिस्टर्स जिन्होंने एक के बाद एक न मालूम कितने बच्चों को मारा और फांसी की सज़ा हुई। ये दोनों ही कहानियाँ बड़े दिलचस्प अंदाज में कुकू एफएम के ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब लाश मिल गई, ये कंफर्म हो गया कि ये शफीलिया की लाश है, लेकिन शफीलिया का कत्ल हुआ है, कातिल कौन है ये अभी भी राज था। अब पुलिस उस मिसिंग कंप्लेंट को मर्डर के कंप्लेंट में दर्ज कर तफ्तीश नए सिरे से शुरू करती है, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद कोई सबूत नहीं मिलता, कोई सुराग नहीं मिलता, कोई कातिल नहीं मिलता। धीरे धीरे उस वक्त मुहिम भी चली, पर वक्त बीतता गया, केस पर धूल चढ़ती गई और लोग शफीलिया को भूल गए। 2004 में शफीलिया की लाश मिली थी, 2003 में वो गायब हुई थी। 2003 के बाद 7 साल बीत गए, अब 2010 आ गया था। शफीलिया के घर वालों ने भी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर दी थी। अपने बेटी की गुमशुदगी फिर उसकी मौत की खबर के बाद उस गम से उबर चुके थे और उनकी बाकी की दोनों बेटियां और माँ बाप भी अब अपने अपने काम पर लगे हुए थे। पुलिस भी इस केस को भूल चुकी थी। केस ओपन था, लेकिन उन्हें लगा कि खुलेगा तो अचानक, वरना कोई सबूत मिल नहीं रहा। तो साल 2010 आ गया। 25
अगस्त 2010 यही वो तारीख थी जिसने शफीलिया के केस को एक इत्तफाक से अचानक जिंदा कर दिया। हुआ ये कि 25 अगस्त 2010 को इफ्तिखार अहमद के घर पर चोरी हो गई, यानी शफीलिया के घर पर चोरी हो गई, वही घर जहां शफीलिया कभी रहा करती थी। जब चोरी की खबर अखबारों में छपी तो अचानक फिर से लोगों को लगा कि ये वही इफ्तिखार हैं जो शफीलिया के फादर हैं और जिनके ऊपर कभी शक था कि इन्होंने अपनी बेटी को मारा या गायब किया। अब उन्हीं के घर में एक बड़ी चोरी, काफ़ी गहने कैश सब चुरा लिए। तो उस चोरी के साथ शफीलिया की खबर भी अखबारों में और चैनल पर। अब पुलिस के लिए दबाव, वैसे ही पुलिस की हालत ख़राब थी कि 7 साल हो गए आज तक वो शफीलिया के केस को सुलझा नहीं पाए और अखबारों ने उस पुराने केस को भी उखाड़ के नए सिरे से कर दिया कि ये पुलिस की नाकामी है। अब इधर चोरी, अब पुलिस के ऊपर ये कि भैया कम से कम चलो शफीलिया का कुछ नहीं कर पाए, चोरी तो सुलझा दो। पुलिस ने अपनी ताकत झोंक दी और इत्तेफाक से कामयाबी मिली, एक चोर पकड़ा गया। इस चोर के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो खुलासा किया उसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने कहा कि ये जो इफ्तिखार अहमद के घर पर चोरी हुई है, जिस चोर को हमने पकड़ा है, उस चोर को ये चोरी करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद इफ्तिखार अहमद की एक दूसरी बेटी आलिशा यानी कि शफीलिया की बहन ने कहा था। अब ये अजीब बात थी कि इफ्तिखार की अपनी बेटी अपने घर में ही एक चोर से चोरी करवा रही है। क्या वजह हो सकती है? जब चोर ने बयान दिया तो अब चूंकि इस चोरी की एक को अक्यूज्ड हो गई आलिशा, इफ्तिखार अहमद की बेटी, तो पुलिस ने आलिशा को गिरफ्तार कर लिया। अब ये खबर फिर मीडिया में। अब लोग ये जानना चाहते थे कि आलिशा ने अपने घर में चोरी करवाई क्यों। पुलिस भी तफ्तीश में लग गई। जब तफ्तीश में लगी तो आलिशा ने बयान दिया। उसने कहा कि मेरे घर वाले बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे और मुझे पॉकेट मनी नहीं देते थे। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, उसके लिए पैसे नहीं देते थे। कई जगह जाना होता था तो वो पैसे नहीं देते थे और पैसे ना होने की वजह से मैं जा नहीं पाती थी और वो इसीलिए पैसे नहीं देते थे ताकि मैं उन जगहों पर जा ना सकूँ। टीनेजर लड़की, उसकी तमाम ख्वाहिशें होंगी। तो जब उसने बताया कि ये सारी चीज़ें थी, मजबूरी थी, पैसे होते नहीं थे, तो फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया कि अपने घर में चोरी करा देते हैं, कुछ पैसे होंगे तो उस पैसे से मैं अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करूँगी। बस इतनी सी बात थी। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया तो इफ्तिखार और उनकी वाइफ फरजाना ने कहा कि हाँ, हम अपने ज़्यादा पैसे देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हमने नहीं दिया, और कोई बात नहीं। अब जब आलिशा ने ये सारी बात बताई तो उस टीम ने, जिस टीम ने इससे पूछताछ की थी, उनमें एक पुलिस वाला था। उसे लगा कि ये जो बता रही है तो हो सकता है इस वक्त मौका है जिस केस को हम 7 साल से खोल नहीं पाए और हमें डाउट है कि इस शफीलिया के केस में घर वाले इन्वॉल्व हैं, ये लड़की मदद कर सकती है। फिर उन्होंने एक चारा फेंका। उन्होंने आलिशा से कहा कि देखो, चोर ने बयान दे दिया है तुम्हारे खिलाफ, सबूत हमें मिल गए हैं, घर में तुमने चोरी कराई और इस चोरी की सज़ा कई साल तुम अब जेल में रहोगी। अभी तुम्हारी उम्र भी कम है और एक बार जेल गई तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पूरे करियर में, आगे नौकरी नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें रखेगा नहीं, तो तुम बर्बाद हो जाओगी। पर पुलिस तुम्हारी मदद कर सकती है एक शर्त पर, अगर तुम हमें शफीलिया की पहेली बता दो कि वो कैसे गायब हुई, क्या हुआ, घर में क्या हुआ था या उसके साथ क्या होता था, कौन उसे मार सकता है। तब आलिशा को चारा बनाया गया। इसके बाद जो आलिशा ने कहानी सुनाई, अगले दिन ज़्यादातर अखबारों में और टीवी चैनल पर यह हेडलाइन थी। आलिशा ने पुलिस को कहा कि शफीलिया का कत्ल उसी के घर में हुआ था और कातिल कोई और नहीं, उसके मम्मी पापा थे। इफ्तिखार अहमद और फरजाना ने मिलकर उसे मारा। उन्होंने पॉलीथीन से उसका मुंह दबाया और गला दबाया और वो जब चीख रही थी तब आलिशा ने बताया कि हम वहाँ कमरे तक पहुँचे तो हमने देखा पापा उसका दम घोंट रहे हैं।
थोड़ी देर में हमने देखा वो मर गई। उसके बाद उसे एक पॉलीथीन या प्लास्टिक के बैग में पैक किया और फिर उसकी लाश को गाड़ी में डाल दी। फिर वापस आए और हम दोनों बहनों से कहा कि अगर इस बारे में तुम में से किसी ने भी मुंह खोला तो तुम दोनों का भी यही हश्र होगा जो तुम्हारी बहन का हुआ। हम डर गए, हम खामोश हो गए। उसके बाद वो लाश लेकर कहीं चले गए। फिर जब आए तो गाड़ी में कुछ नहीं था। पुलिस ने पूछा उन्होंने ऐसा क्यों किया। आलिशा ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर शफीलिया रह रही थी, उसके कुछ दोस्त थे। एक हाल में उसके लड़के से दोस्ती हो गई थी। वो लड़का भी अंग्रेज़ था। घर वाले ये चाहते थे कि ये किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करे। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो वेस्टर्न कल्चर में रहे, मॉड उसके ख्याल हों। तो बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और वो उसका विरोध करती थी। वो खुद कानून की पढ़ाई कर रही थी, उसे अपने राइट्स, हक सब पता थे। तो इसी वजह से चुपचाप फैमिली शादी के नाम पर 2003 में उसको पाकिस्तान ले जाया गया और पाकिस्तान ले जाकर उससे कहा गया कि तुम्हें यहीं एक लड़का है जो उन्होंने चुन लिया था उसके लिए, उसके साथ शादी करनी है। शफीलिया ने साफ मना कर दिया। तब उसे पहली बार पाकिस्तान में मारने की कोशिश की थी और जानबूझकर पानी के बोतल में फिनाइल डाल दिया था, जिससे शफीलिया ने रात को पी लिया, क्योंकि उन्हें पता था शफीलिया रात को उठकर पानी पीती है नींद में, और वो पी गई। लेकिन इत्तेफाक से उसकी जान नहीं गई। तो फिर उसके बाद उसका इलाज चला, जब कुछ हुआ नहीं तो फिर उसको वापस इंग्लैंड बुलाया और 11 सितंबर 2003 को उसे मार डाला, क्योंकि वो आखिर तक कहती रही कि मैं शादी पाकिस्तान में नहीं करूँगी। अब आलिशा का बयान ब्रिटिश पुलिस के पास था। वो सारी कहानी सुना रही थी। इसी के बाद 2 सितंबर 2010, 2 सितंबर 2010 को आलिशा के इस बयान के बाद पुलिस ने इफ्तिखार अहमद और उनकी वाइफ फरजाना दोनों को अपनी ही बेटी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और आलिशा को सरकारी गवाह बना लिया, इस शर्त पर कि जो उसने चोरी की थी उसकी सज़ा बहुत कम कर दी जाएगी। गिरफ्तारी के बाद अब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से जेल भेज दिया गया, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। अब इस पूरे केस में सिर्फ एक आलिशा सरकारी गवाह थी, जो खुद अपने घर में एक चोरी की मुजरिम थी, और उसके बयान पर पुलिस ने उसके माँ बाप को गिरफ्तार किया था। ये बात उन दोनों को भी पता था और ये बात जो उन्होंने वकील हायर किए उन्हें भी पता था। इसके अलावा पुलिस ने कत्ल से डायरेक्ट लिंक और कोई जोड़ नहीं पाई। सेम आरुषि टाइप की कहानियां ही कहानियां थी, लेकिन सबूत कोई नहीं था। पुलिस कोशिश करती रही सबूत जुटाने की, सबूत कुछ मिला नहीं। तो इसी बिना पर 2 सितंबर 2010 को दोनों को गिरफ्तार किया गया और 15 सितंबर 2011 यानी गिरफ्तारी के 1 साल और 13 दिन के बाद पति पत्नी को ब्रिटेन की एक कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई और उनके वकीलों ने इसको आधार बनाकर जमानत हासिल कर ली। अब 15 सितंबर 2011 को इफ्तिखार अहमद और फरजाना बेल आउट हो गए, जेल से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब पुलिस के लिए फिर से ये एक नाकामी थी। फिर से मुहिम चली कि फिर शफीलिया को किसने मारा, बहन सरकारी गवाह बन गई। उसके बावजूद पुलिस कड़ियाँ नहीं जोड़ पा रही है। पुलिस के ऊपर भी आ गई बात इज्जत की। अब पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए। वो सारे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर कार, जितने भी फिंगरप्रिंट्स, फॉरेंसिक, अब पूरी मेहनत से उन्होंने काम करना शुरू किया। इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। दोनों भी बेल आउट हैं, बाहर हैं। अब मुकदमा शुरू हो गया। 21 मई 2012 से ट्रायल शुरू हुआ, यानी मुकदमा। शफीलिया के कत्ल के लिए वहाँ की पुलिस ने उसके पिता और उसकी माँ यानी मम्मी पापा को ही कातिल ठहराया था। मुकदमा चलता रहा। 21 मई 2022 को ये शुरू हुआ था। लेकिन इस मुकदमे के ट्रायल के दौरान भी जितने कानून के जानकार थे, जिस तरीके की बहस हो रही थी और जो सबूत रखे जा रहे थे, उससे अंदाज़ा लग गया था कि इस अदालत का फैसला भी माँ बाप के हक़ में जाएगा और ये दोनों बरी हो जाएंगे, क्योंकि आलिशा के गवाही के अलावा और कोई सबूत नहीं था। डायरेक्ट उन्होंने बड़ी सफाई से सारा काम किया था। पुलिस को भी इस बात का एहसास था, लेकिन सबूत मिल नहीं रहे थे। ट्रायल चलता रहा। इसी ट्रायल के दौरान जब पुलिस
एक तरह से मायूस थी कि पता नहीं क्या होगा। 21 मई 2012 को ये शुरू हुआ था और उसके करीब 1.5 महीने बाद 9 जुलाई 2012, अभी अदालत में मुकदमा चल रहा है, फैसला आया नहीं है। 9 जुलाई 2012 को अचानक एक रोज़ इफ्तिखार अहमद की पत्नी फरजाना पुलिस से कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अपने वकील के थ्रू पुलिस वाले से बात करती हैं और कहती हैं कि अगर आप मुझे सरकारी गवाह बना लें तो फिर मैं सच बताऊंगी। पुलिस को और क्या चाहिए था, पुलिस बना लेती है। लेकिन यहाँ इशू ये था कि एक गवाह पहले था, लेकिन फिर पुलिस को लगा कि चलो 2 अब गवाह उसके पास होंगे, एक जो खुद अक्यूज्ड है कत्ल की। पुलिस ने फरजाना को भरोसा दिलाया। इसके बाद फरजाना ने अपना बयान दर्ज किया और फरजाना ने कहा कि मैं कबूल करती हूँ कि शफीलिया का कत्ल उसके बाप इफ्तिखार अहमद ने किया। इस कत्ल को मैंने नहीं किया, मैंने तो रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था और वजह वही थी जो आलिशा उनकी बेटी ने बताया था। फरजाना के हिसाब से उस रात गुस्से में थे और उसने पॉलीथीन से उसका मुंह दबाया। मैंने उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं और जब तक देर हो चुकी थी मैंने आकर देखा तो शफीलिया दम तोड़ चुकी थी। अब ये बयान रिकॉर्ड किया गया मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद ट्रायल के दौरान अब अलीशा के बाद फरजाना जो को अक्यूज थी उसका इकबालिया बयान जज के सामने रखा गया। अब ये एक पुख्ता बयान था क्योंकि वो को अक्यूज थी। फरजाना और अलीशा के बयान के आधार पर आखिरकार अदालत ने अगस्त 2012 9 जुलाई को फरजाना ने गवाही दी थी और उसके 1 महीने 3 दिन के बाद अगस्त 2012 अदालत ने इफ्तिखार अहमद और साथ में फरजाना जो कि गवाह बन चुकी थी उसके बावजूद दोनों को अपनी ही बेटी शफीलिया के कत्ल का गुनहगार मानते हुए 25-25 साल कैद की सज़ा सुनाई 2012 में। तो अभी 12 साल हो गए हैं, 13 साल और बाकी है। दोनों माँ बाप अपनी ही बेटी के कातिल के तौर पर जेल में। इस फैसले के बाद हुआ ये कि जो ब्रिटेन में एक जगह पर बल्कि 2015 से नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग इसको डिक्लेयर कर मनाया जाने लगा और इसकी तारीख रखी गई 14 जुलाई। ये शफीलिया का डेट ऑफ बर्थ था, 14 जुलाई को वो पैदा हुई थी। तो उसी की याद में उस दिन से अब नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग ये मनाया जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में शफीलिया की मौत को ऑनर किलिंग करार दिया था, जिसे अब हमारे यहाँ हॉरर किलिंग कहते हैं। तो इज्जत की खातिर मौत या कत्ल, तो ये थी वो कहानी। मैंने इसीलिए शुरुआत में कही थी कि ये पाकिस्तान की अधूरी आरुषी की कहानी है, क्योंकि पूरी आरुषी की कहानी हमारे देश में है और वो पूरी इसलिए कि आज भी हमारे देश में आरुषी का कातिल कौन है नहीं मालूम। तमाम शक माँ बाप पर गए। निचली अदालत ने माँ बाप को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बरसों से पड़ा हुआ है और कितने बरस लगेंगे नहीं मालूम। तो हमारी पूरी आरुषी का आज भी फैसला नहीं आ पाया, ना कातिल पता है, लेकिन पाकिस्तान की इस अधूरी आयशा का फैसला आया और कातिल अफसोस माँ बाप ही निकले। तो ये थी आज की कहानी।